हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम संदीप, वेलकम टू CSC सर्कल। तो आज से हम लोग डिस्कस कर रहे थे जो हमारा चल रहा था टेस्ट सीरीज। ठीक है, तो ये टेस्ट नंबर 7 है। ये इकोनॉमी का पूरा टेस्ट आपको देखने को मिलेगा हमारा प्रीलिम्स का। ठीक है, विजन का जो हमारा टेस्ट सीरीज चल रहा है, और टेस्ट नंबर 84 है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग देख सकते हैं। इसका सिलेबस भी दे रखा है कि क्या क्या इसमें पूछा जा रहा है। ठीक है, कहाँ कहाँ से टॉपिक लिए जा रहे हैं, तो इसको हम डिटेल में इसको डिस्कस करने वाले हैं। हमने 6 टेस्ट तक सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, विजन के जितने भी 6 टेस्ट हैं, 1 से लगाकर 6 तक हमने सॉल्व कर लिए हैं। 7 नंबर का ये आज इकोनॉमी का टेस्ट फर्स्ट पार्ट मिल जाएगा, कल सेकेंड पार्ट मिल जाएगा, और ये लगभग आपको देखने को मिलेगा थर्सडे तक। ये आपका दूसरा जो एट टेस्ट नंबर 8 है, ठीक है, वो भी मिल जाएगा। ठीक है, तो हफ्ते में हम लोग 2 सॉल्व कर लिया करेंगे। ठीक है, तो वो हमारा अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, बस थोड़ा सा यार लाइक कर दिया करो, और दोस्तों को अगर जिसको ज़रूरत है, ठीक है, इसकी जो पैसे लगाकर नहीं इसको ख़रीद पा रहा है उसको शेयर कर दीजिए, ताकि उसको भी ये चीज़ें अवेलेबल हो पाएँ, ताकि वो भी आपके जैसा मतलब थोड़ा सा इंटेलिजेंट हो पाए, आपसे थोड़ी सी बातचीत कर पाए, आप उससे डिस्कशन कर पाएँ इन चीज़ों का। ठीक है, तो इस भाव से उसको किया करो। कुछ लोग कहते हैं कि जो अगर हम इसका ये चीज़ें कोई दूसरा जान जाएगा तो उससे हमारा कंपटीशन बढ़ेगा, तो ये आपकी गलत फहमी है। ये ऐसी बातें कभी मत सोचा करो। अगर देखो वो भी आप एक डिस्कशन देख रहे हैं, वो भी वही देख रहा है, तो जब उससे कोई बात करोगे, आप डिस्कस करोगे कोई बातों पे, तो वो शायद कुछ चीज़ है कि वो बेहतर समझ पाए जो सामने वाला बंदा है। ठीक है, तो उससे भी आप लोगों को थोड़ा सा करना है, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन नंबर पे। तो इसमें कहा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में जुड़वा घाटा शब्द संदर्भित करता है। तो ए ऑप्शन है हमारा राजकोषीय घाटे के साथ राजस्व घाटे के होने को। ठीक है, और बी है कि हमारा चालू घाटे, जो चालू घाटा और राजकोषीय घाटा एक साथ होने से। ठीक है, बी ऑप्शन है हमारा चालू घाटा और पूंजी खाता घाटा के एक साथ होने को, और डी ऑप्शन है हमारा बैंकों के गैर निष्पादन संपत्तियां यानी NPA साथ साथ निगमों के ऋण भार में वृद्धि को। ठीक है, तो हमारा देखो इसमें बी वाला ऑप्शन सही है। और देखो अगर आप लोगों को ऑप्शन पता है तो उसको जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। इससे पता चलेगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, कितना आपको और पढ़ने की ज़रूरत है, और कितनी आपने तैयारी कर ली है। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन सही है। ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है, ठीक है, भुगतान संतुलन, उसी के संबंध में ये होता है भुगतान संतुलन, तो उसी के बारे में बात की जा रही है। तो इसमें देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है उसके 2 पार्ट होते हैं। एक तो होता है चालू खाता, ठीक है, करेंट अकाउंट, और एक होता है कैपिटल अकाउंट यानी पूंजी खाता। तो यही अगर ये चालू खाते की बात की जा रही है, अगर चालू खाता होगा और राजकोषीय घाटा होगा, तो ये दोनों मतलब दोहरा घाटा के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि ये मतलब एक दूसरे पे भार बढ़ाते रहते हैं। अगर खाता घाटा होगा तो राजकोषीय घाटा बढ़ता ही जाएगा, कम नहीं होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित कारणों में से कौन से भारत में 1991 के आर्थिक संकट उत्पन्न करने हेतु उत्तरदायी थे। तो इसमें बताने कि कौन कौन से आर्थिक संकट थे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारा भुगतान संतुलन, सेकंड है कि आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतें, और थर्ड है कि उच्च राजकोषीय घाटा। तो ये तीनों के तीनों जो आपको देखने को मिले थे, 1991 में भुगतान संतुलन बढ़ रहा था, आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही थी, और राजस्व घाटा था। ठीक है, ये भी हमारा बहुत ज़्यादा था। इसीलिए तो हम किसी दूसरी देश से व्यापार करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे, तो तभी तो हम लोगों ने जो IMF था इसको साइन किया था। ठीक है, तो इसी के संबंध में ये था। तो IMF ने फिर इसलिए कहा था कि आप अपनी जो इकोनॉमी को ओपन कीजिए, LPG रिफॉर्म लाइए, मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट लेकर आए, तभी हम आपको इन संकटों से उबारने में मदद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं, डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है कि अनुपातिक कर प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि इस प्रणाली के तहत कर प्राधिकरण प्रत्येक करदाता पर उसकी आय के निरपेक्ष कर की समान दर प्रभावित करता है। ठीक है, सेकेंड है कि कराधान की इस प्रणाली के माध्यम से सरकार द्वारा संसाधनों के पुनर्वितरण का उद्देश्य पूरा किया जाता है। ठीक है,
तो देखो ये सेकेंड स्टेटमेंट तो वैसे भी देखने में जो लग रहा है वो गलत है, क्योंकि ये पुनर्वितरण का जो सिद्धांत है इस प्रणाली पर ये आधारित नहीं है, क्योंकि जो ये होता है जो कराधान की प्रणाली के माध्यम से कर द्वारा संसाधनों के पुनर्वितरण की जो उद्देश्य को पूरा करने के लिए ये प्रगतिशील जो मतलब डायरेक्ट टैक्स होता है उसकी बात की जा रही है। ठीक है, तो ये उसके मतलब उसका लक्षण है, ना कि इनडायरेक्ट टैक्स का। और ये निरपेक्ष टैक्स मतलब इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं उसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो ये मतलब प्रत्येक करदाता को उसकी आय के निरपेक्ष कर समान दर प्रभावित करता है। जैसे मान लें आप एक चिप्स का पैकेट खरीद रहे हैं, ठीक है, तो वो पैकेट चाहे आप खरीदें, ठीक है, चाहे विजय माल्या खरीदे या फिर अंबानी खरीदे, लेकिन उस पर जितना इनडायरेक्ट टैक्स है वो सेम पड़ेगा सभी को। जितना आप इनडायरेक्ट टैक्स देंगे उतना ही अंबानी को देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन डायरेक्ट टैक्स होता है उसमें इनकम पे होता है, आपका लाभ जो होता है, आपकी जितनी इनकम होती है तो उसमें जितना ज़्यादा लाभ होगा, ठीक है, मतलब जितनी ज़्यादा इनकम होगी उतना ही ज़्यादा डायरेक्ट टैक्स पड़ेगा। तो ये प्रगतिशील होता है। ठीक है, तो उसी के बारे में बात की जा रही है। तो हमारा फर्स्ट वाला स्टेटमेंट इसमें सही है, सेकेंड वाला गलत हो गया, तो ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन मांग जन्य मुद्रास्फीति के कारण है। तो फर्स्ट है कि सरकारी व्यय में वृद्धि करना, आदानों को उच्चतर मूल्य और निम्न ब्याज दरें। तो देखो अगर मांग जन्य मुद्रास्फीति की अगर हम बात करें तो इसमें देखो जब वस्तुओं की मतलब मांग ज़्यादा हो जाती है, उनकी आपूर्ति कम होती है, ठीक है, तभी ये मांग जन्य मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। तो इसमें सरकारी व्यय है जो उसको उसमें वृद्धि होती है, इसके कारण जो लिक्विडिटी होती है मार्केट में ज़्यादा होती है, लोगों के पास पैसा ज़्यादा होता है, इसीलिए वो लोग ज़्यादा खर्च करते हैं। तो जो पैसे की वैल्यू होती है इसमें घट जाती है। ठीक है, और जो वस्तुओं की वैल्यू जो होती है बढ़ जाती है इसमें। तो निम्न ब्याज दरें होंगी, इससे भी लोगों को ज़्यादा पैसा बैंकों से मिल पाएगा। लेकिन अगर आदानों का उच्च आदान मतलब कच्चे माल का इसमें आदानों की बात की जाए तो जो कच्चा माल होता है उसकी उच्च दर मूल्य की बात की जा रही है। अगर इससे उच्च दर मूल्य होगी तो ये मांग जन्य मुद्रास्फीति नहीं होगी, ये मतलब लागत जनित मुद्रास्फीति का कारण है, ना कि मांग जन्य मुद्रास्फीति का। तो हमारा फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट इसमें सही है, तो हमारा ए ऑप्शन सही है। ठीक है, देखिए पेशेंस रखिए, ये इकोनॉमी का है, थोड़ा सा समझा समझा के कॉन्सेप्ट वाइज हम लोग चल रहे हैं, तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है इसमें, तो आप लोगों को पेशेंस रखना है। ठीक है, और अच्छे से हम लोग समझकर ये पूरा डिस्कशन करेंगे, क्योंकि इकोनॉमी का थोड़ा सा टफ रहता है ना, तो उसी के संबंध में। तो हमारा ये फर्स्ट 5 क्वेश्चन नंबर इसमें कहा गया है कि भारत में भुगतान संतुलन के चालू खाते में निम्नलिखित में से किसकी गणना की जाती है। तो फर्स्ट है कि निर्यात की, सेकंड है कि निजी हस्तांतरण की, और निवल वाणिज्यिक उधारियों की, और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की। ठीक है, तो देखो भुगतान संतुलन में जो ये चालू खाता होता है, जैसे में बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो पार्ट हमने पहले ही बताए हैं, तो ये करंट अकाउंट हो गया, ठीक है, और ये वाला आपका कैपिटल एक अकाउंट हो गया। तो करंट अकाउंट में आपको निर्यात ये आपको देखने को मिलेगा और निजी हस्तांतरण देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये जो ये दोनों के दोनों देखने के मिलेंगे, लेकिन जो ये निवल वाणिज्य उधारियां होती है और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होता है मतलब एफडीआई जो होता है वो आपको कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत होता है। ठीक है, ना कि करंट अकाउंट। तो हमारा एक और दो स्टेटमेंट इसमें सही हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के हेतु सरकार द्वारा अपनाए जाने वाले राजकोषीय नीति संबंधी उपाय हैं। तो फर्स्ट है स्टेटमेंट की सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक ऋण में कमी करना, सेकंड है कि निजी व्यवसायों पर कर में वृद्धि करना, और थर्ड है कि अर्थव्यवस्था में ब्याज दरों में वृद्धि करना। ठीक है, तो अगर इसकी बात की जाए तो इसमें अगर मुद्रास्फीति नियंत्रित करना है सरकार मतलब सरकार के द्वारा, तो सरकार क्या करेगी, सार्वजनिक व्यय को कम कर देगी और जो सार्वजनिक ऋण है उसको कम करेगी। ठीक है, और निजी व्यवसाय पर जो ये कर में वृद्धि करेगी ताकि जो है लोगों के पास पैसा कम हो। ठीक है, तो जब कम होगा तो मुद्रास्फीति ऑटोमेटिकली वो कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन अर्थव्यवस्था में ब्याज दर का जो वृद्धि और कमी की जो बात होती है, इसके द्वारा जो मुद्रास्फीति नियंत्रित की जाती है तो आरबीआई करता है। ठीक है, तो अगर कोई स्टेटमेंट हो कि केवल आरबीआई मुद्रास्फीति को नियंत्रित करता है तो ये गलत हो जाएगा, और केवल अगर जो सरकार है वो मुद्रास्फीति को मतलब राजकोषीय नीति मुद्रास्फीति को नियंत्रित करती थी, तो ये भी स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट सही है, तो ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें कहा गया है कि
मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें देखो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि मुद्रास्फीति मुद्रा की क्रय क्षमता को कम करती है, ठीक है। और सेकेंड है कि उत्पादक मुद्रास्फीति से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। तो देखो ये जो उत्पादक होते हैं ये मुद्रास्फीति से सर्वाधिक प्रभावित नहीं होते, इनको तो लाभ होता है, लेकिन जो कंज्यूमर पार्ट होता है कि जो मतलब उपभोग करने वाले वस्तुओं का उपभोग जो लोग करते हैं उनका मुद्रास्फीति पर ज़्यादा मतलब प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उनको किसी वस्तु को खरीदने के लिए ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है। क्योंकि वस्तुओं की डिमांड ज़्यादा होती है और उनकी सप्लाई कम होती है, तभी पैसे की वैल्यू कम हो जाती है, ठीक है। और वस्तुओं की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है इसी के संबंध में, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और ये फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट है तो इसमें मुद्रा की क्रय शक्ति कम होती है, तो पहले ही हमने बताया, तो हमारा फर्स्ट वाला स्टेटमेंट इसमें सही हो जाता है, ए वाला ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 8 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया कि विशेष आहरण अधिकार, ये हिंदी में शायद आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, तो एसडीआर जो होता है, ठीक है, एसडीआर की बारे में बात की जा रही है, जो आईएमएफ की जो ये मतलब एक ड्राइंग राइट्स होता है, ठीक है, स्पेशल ड्राइंग राइट की बात की जा रही है आईएमएफ के द्वारा जो दिया जाता है। तो इसका फर्स्ट स्टेटमेंट है, इसका उपयोग राष्ट्रों के मध्य सुचारू व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के रूप में किया जाता है। सेकंड है कि इसका मूल्य मुद्राओं की एक बास्केट के आधार पर निर्धारित किया जाता है, जिसमें भारतीय रुपया शामिल है। तो ये गलत है, भारतीय रुपया इसमें शामिल नहीं है, इसमें 5 मुद्राएं शामिल की जाती हैं। एक तो डॉलर है, ठीक है, एक यूरो है, एक पौंड स्टर्लिंग पौंड है, ठीक है, और युआन है, और रैन मिनबी को भी शामिल कर लिया गया है जो चाइना की करेंसी है। तो ये 5 जो बास्केट हैं, 5 करेंसियों के बास्केट, इसी के आधार पर इसको तय किया जाता है। तो सेकेंड वाला स्टेटमेंट गलत है हमारा। और जो ये फर्स्ट वाली जो बात की जा रही है तो ये इसमें जो हम बात करें तो ये भी हमारा गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि जो ये कहा गया है कि सुचारू रूप से राष्ट्रों के मध्य सुविधाजनक बनाने के लिए आईएमएफ के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो ये गलत है स्टेटमेंट। क्योंकि जो एसडीआर है ये आपको देखने को मिलेगा जो आईएमएफ के कुछ अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के खाते की इकाई के रूप में कार्य करता है, ठीक है। तो एसडीआर ना तो एक मुद्रा है और ना ही अंतर्राष्ट्रीय कोई मतलब कोष है, ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पर यह दावा किया जाता है। लेकिन अगर बात की जाए कि यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य देशों द्वारा स्वतंत्र रूप से उपभोग की जाने वाली मुद्राओं पर एक संभावित दावा होता है, जिसका उपयोग जो है विनिमय दर मुद्राओं के रूप में किया जाता है। तो ये हमारा जो कोई भी स्टेटमेंट इसमें सही नहीं है, तो हमारा डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है 9 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय प्रायोज्य आय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रायोज्य मतलब जो नेशनल डिस्पोजल इनकम की बात की जा रही है, ठीक है, डिस्पोजल इनकम की बात की जा रही है उसी के संबंध में। क्योंकि हिंदी में कुछ ऐसे इकोनॉमी के टर्म हैं, ठीक है, ऐसे शब्द हैं, उनको अगर हिंदी में आ जाते हैं तो उनका मतलब नहीं समझ में आता है कि ये क्या कह रहा है, ठीक है। प्रायोज्य मतलब समझ रहे हैं, प्रायोज्य मुझे तो पहले समझ नहीं आ रहा था, जब मैंने इंग्लिश में इसका अर्थ देखा तब पता चला अच्छा प्रायोज्य होता है डिस्पोजल इनकम जो होती है, ठीक है। तो इनका थोड़ा सा इसीलिए अगर जैसे आप लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं एग्ज़ाम हॉल में, तो वहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है, तो थोड़े से जो इकोनॉमी के मतलब इकोनॉमी वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनको इंग्लिश में भी आप लोग देख लिया करो, तो उससे आपको एक मतलब सेंस समझ में आता है कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट इसका स्टेटमेंट है, इससे जानकारी मिलती है कि घरेलू अर्थव्यवस्था में प्रायोज्य वस्तुओं और सेवाओं की अधिकतम मात्रा कितनी है, ठीक है। और सेकंड है कि इसमें शेष विश्व से प्राप्त अंतरण जैसे अनुदान राशि और उपहार शामिल होते हैं, ठीक है। तो अगर इसकी बात की जाए तो इसमें देखो जो हमारा स्टेटमेंट है दोनों सही है, क्योंकि जो प्रायोज्य आय होती है ये अर्थव्यवस्था में प्रायोज्य वस्तुओं और सेवाओं की अधिकतम मात्रा कितनी है इससे जानकारी मिलती है, और इसमें शेष विश्व से प्राप्त अंतरण जैसे अनुदान और उपहार शामिल होते हैं, ठीक है। तो इनको उसके अंतर्गत शामिल किया जाता है, जिसके लिए हमको जो अनुदान वगैरह होते हैं ना, इनके लिए हमको कोई मतलब सेवाएं या वस्तुएं हमको उसके बदले में नहीं देनी पड़ती हैं, इसीलिए इनको इसके अंतर्गत रखा गया है, मतलब नेशनल डिस्पोजल इनकम के अंतर्गत, ठीक है। तो हमारा सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कहा गया कि विश्व बैंक द्वारा निम्नलिखित में से कौन से सूचकांक प्रकाशित किए जाते हैं, ठीक है।
तो फर्स्ट है कि कारोबार सुगमता सूचकांक मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है। सेकेंड है कि मानव विकास सूचकांक, और थर्ड है कि लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक, ठीक है। तो देखो इसमें अगर वर्ल्ड बैंक की बात की जाए तो कारोबार मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, और लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक। लेकिन जो ये मानव विकास सूचकांक की बात की जाए तो ये आपको इसके अंतर्गत नहीं आता है, वर्ल्ड बैंक के अंतर्गत। ये आपको देखने को मिलता है यूएनडीपी, ठीक है, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत। तो हमारा फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट सही है, बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है 11 क्वेश्चन नंबर, इसमें कहा गया कि मुद्रास्फीति जनित मंदी मतलब स्टैगफ्लेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कौन सा कथन सही है इसमें ये बताना है। तो फर्स्ट है कि मुद्रास्फीति जनित मंदी अर्थव्यवस्था की ऐसी मुद्रास्फीति जनित मंदी अर्थव्यवस्था की एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करती है जिसमें मुद्रास्फीति में वृद्धि और बढ़ती बेरोजगारी का एक साथ अनुभव होता है, ठीक है। और सेकेंड है कि मुद्रास्फीति जनित मंदी की घटना फिलिप वक्र के अंतर्निहित सिद्धांत को सिद्ध करती है। तो जो इसमें ये बात की जा रही है तो ये हमारा देखो सेकेंड वाला स्टेटमेंट की जो बात की जा रही है ये गलत है, क्योंकि इसमें जो हाँ ये ऐसा इनका सिद्धांत था जो फिलिप वक्र है इसी के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। लेकिन इसमें कहा गया था कि अगर जैसे मुद्रास्फीति होगी तो मतलब बेरोजगारी होगी, उसका मतलब अपोजिट कहा गया था कि अगर मुद्रास्फीति होगी तो रोजगार बढ़ेगा, और अगर मंदी होगी तो बेरोजगार में भी कमी आएगी। लेकिन ये रिसेशन जब 1970-71 में देखा गया, 70 के दशक में जो रिसेशन आया था उसमें ये देखा गया कि मंदी तो हुई लेकिन रोजगार बढ़ता गया, तो बेरोजगारी उसमें नहीं बढ़ी थी। तो ये चीज़ें उसमें देखने को मिली थी, तो ये चीज़ें उल्टा थी। तो ये सिद्धांत अंतर्निहित नहीं, हर जगह ये लागू नहीं होता है, हाँ, लेकिन जनरली ये लागू हो जाता है, ठीक है। और फर्स्ट वाला स्टेटमेंट तो हमारा सही ही है, क्योंकि इसमें जो कहा गया है कि मुद्रा जनित मंदी अर्थव्यवस्था की ऐसी स्थिति को संदर्भित करती है जिसमें मुद्रास्फीति में वृद्धि और बेरोजगारी का एक साथ अनुभव होता है, ठीक है। तो हमारा ये वाला फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है 12 क्वेश्चन नंबर, इसमें कहा गया कि भारत में कृषि जनगणना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि यह विभिन्न आकार वर्गों और सामाजिक समूहों द्वारा परिचालन जोतों की संरचना से संबंधित आंकड़ों के संग्रहण के लिए केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है, ठीक है। सेकेंड है कि यह भारत में प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल में आयोजित की जाती है, और थर्ड है कि प्रथम कृषि जनगणना वर्ष 1951 50 से 51 में आयोजित की गई थी। तो ये थर्ड वाला स्टेटमेंट इसमें गलत है, क्योंकि जो पहली जनगणना है तो ये आई थी कृषि जनगणना 1970 से 71 के समय, ठीक है, ना कि 1950-51 में। और ये फर्स्ट और सेकेंड स्टेटमेंट सही है, क्योंकि भारत में प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर ये आयोजित की जाती है, और इसमें विभिन्न आकार वर्ग समूहों द्वारा जो परिचालन जोतों की संरचना है उससे संबंधित आंकड़े इसमें केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना के रूप में इसे संग्रहित किए जाते हैं। तो ये एक और दो स्टेटमेंट सही हैं, तो ए वाला ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, इसमें कहा गया है कि औद्योगिक नीति संकल्प 1956 द्वारा निम्नलिखित में से कौन से प्रावधानों पर बल दिया गया है। तो फर्स्ट है कि औद्योगिक क्षेत्र पर राज्य का पूर्ण एकाधिकार, क्षेत्रीय समानता को प्रोत्साहित करना। थर्ड है कि अधिशेष औद्योगिक उत्पादन। तो देखो उस समय जो नीति आई थी उसमें कहा गया था जो जवाहर और जो गाडगिल मॉडल था उसके अंतर्गत ये कहा गया था कि जितना हमें मतलब आवश्यकता है उतना ही अभी प्रयोग किया जाए, जिन चीज़ों की आवश्यकता है उन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, ना कि अधिशेष का, ठीक है। और ये एकाधिकार की बात की जा रही है तो मतलब पूर्ण एकाधिकार नहीं था, इसमें 3 श्रेणियाँ बनाई गई थी इंडस्ट्री की, ठीक है। और 3 श्रेणियों में पहली श्रेणी पर तो पूर्ण अधिकार तो मतलब राज्य का था, लेकिन सेकेंड वाला जो था इसमें आपको राज्य और निजी क्षेत्र दोनों, प्राइवेट सेक्टर दोनों देखने को मिलते थे, लेकिन थर्ड वाला था इसमें प्राइवेट सेक्टर देखने को मिलते थे, ठीक है। तो ये 3 श्रेणियाँ उसमें लगाई गई थी, तो ये भी हमारा गलत है, लेकिन सेकेंड वाला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि क्षेत्रीय समानता को प्रोत्साहित करने की इसमें बात की गई थी। तो हमारा सी वाला ऑप्शन ये सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा 14 क्वेश्चन नंबर, इसमें कहा गया कि हाल ही सुर्खियों में रहा इस्तांबुल सम्मेलन संबंधित है। तो ये इस्तांबुल सम्मेलन किससे संबंधित है। तो फर्स्ट है कि सीमा पार मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम और नियंत्रण से, और
सेकेंड है कि परमाणु शस्त्रों के प्रसार के नियंत्रण से। सी है कि महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की रोकथाम से। और डिजिटल पायरेसी पर कठोर कार्रवाई करने से। तो इसका देखो सी वाला ऑप्शन है, महिलाओं के विरुद्ध जो ये हिंसा होती है और घरेलू हिंसा है उसी से मतलब बचाने के लिए, उसकी रोकथाम करने के लिए ये मतलब इस्तांबुल सम्मेलन चलाया गया और ये यूरोपीय काउंसिल का एक मतलब सम्मेलन देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हमारा जो स्टेटमेंट है तो सी वाला हमारा इसमें सही हो जाता है। इसका अभी हाल ही में इस्तांबुल में एक सम्मेलन हुआ था, उसी के बारे में ये बात की जा रही है। ठीक है, तो ये हमारा सही हो जाता है सी ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से किन्हें ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन के रूप में जाना जाता है। तो फर्स्ट है स्टेटमेंट की अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है। सेकेंड है कि विश्व बैंक है। थर्ड है विश्व आर्थिक मंच है यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है। तो इसमें देखो जो ब्रेटन वुड सम्मेलन था ये आपको देखने को मिला था 1944 में। ठीक है, जो मित्र राष्ट्र थे उनके 44 देशों की ये बैठक हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद। ठीक है, उसी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की अवधारणा आई थी। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट इसमें सही हो जाता है सी ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारा 16 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है कि रोगाणुरोधी प्रतिरोध के विकास के निम्नलिखित में से कौन से कारण उत्तरदायी हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि औषधियों का अनुचित उपयोग। सेकेंड है कि औषधीय अपशिष्टों द्वारा संदूषित जल। और थर्ड है कि पशुपालन में प्रयुक्त प्रतिजैविक। तो ये तीनों के तीनों कारण इसमें उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, क्योंकि जब ज़्यादा प्रयोग होता है, अनुचित प्रयोग होता है और संदूषित मतलब प्रदूषण के अपशिष्टों के आधार पर प्रयोग होता है तो उनमें जो ये देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों कारण उत्तरदायी हैं, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से किसी देश की मुद्रा विनिमय दर को प्रभावित करते हैं, कि कौन से ये कारण हैं जो मुद्रा की विनिमय दर को प्रभावित करते हैं, मतलब एक्सचेंज रेट की बात की जा रही है। तो फर्स्ट है कि घरेलू अर्थव्यवस्था में प्रचलित ब्याज दरें। सेकेंड है कि विदेशी मुद्रा बाजार में सट्टेबाजी। और किसी देश के आयात में वृद्धि। तो देखो किसी देश से आयात में वृद्धि अगर होगी तो ये भी इसको प्रभावित करेगी विनिमय दर को, क्योंकि उसकी जो उसका जो सेवाएं और वस्तुएं हैं जिनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है वो हमारी मुद्रा पे ही निर्भर करती हैं, तो उसकी तो आधारित है ही है। और मुद्रा बाजार में जो सट्टेबाजी होती है मतलब शेयर मार्केट के माध्यम से और या कोई अन्य माध्यम से निवेश किया गया है। और घरेलू अर्थव्यवस्था में प्रचलित ब्याज दरें ये भी इस पे मतलब इम्पैक्ट डालती हैं। ठीक है, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो गया, तीनों के तीनों स्टेटमेंट इसमें सही है। नेक्स्ट है हमारा 18 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है कि हाल ही में सुर्खियों में रहा हैशटैग आई कमेंट अभियान का उद्देश्य है। तो फर्स्ट है कि ऊर्जा दक्षता और नवीनीकरण ऊर्जा की दिशा में बढ़ना। ठीक है, सेकेंड है कि अपने परिवेश में पर्यावरण दिवस पर कम से कम एक औषधि का रोपण करना। ठीक है, सेकेंड सी ऑप्शन है कि एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के उपयोग को समाप्त करना। थर्ड डी है ऑप्शन हमारा कि खाद्य पदार्थों के पैकेट पर उपभोक्ताओं को पोषण संबंधी जानकारी प्रदान कराना। ठीक है, तो हमारा देखो ए वाला ऑप्शन सही है, ऊर्जा दक्षता और नवीनीकरण ऊर्जा की दिशा में ये मतलब आई कमेंट हैशटैग आई कमेंट अभियान चलाया गया था। और ये 5 जून को जो पर्यावरण दिवस है उसी समय ये मतलब 5 दिवस को आरंभ किया गया था। और ये मतलब विद्युत मंत्रालय की एक पहल के रूप में देखा जाता है उसके अंतर्गत। ठीक है, तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो गया। इतने फैक्ट हम लोगों ने जान लिए। नेक्स्ट है हमारा कि सेकेंड 19 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया कि हाल ही में सुर्खियों में रहने वाले न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि इसे प्रतिभागी सदस्यों के मध्य तकनीकी ज्ञान के आसान पहुंच और हस्तांतरण के लिए एक सार्वजनिक निजी भागीदारी कंपनी के रूप में स्थापित किया गया है। सेकेंड है कि यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी इसरो की विपणन शाखा एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड को प्रतिस्थापित करेगी। तो ये गलत है। ये देखो ये दोनों पैरेलल काम करेंगी, ये किसी को प्रतिस्थापित नहीं करेगी। ये इसरो के ही अंतर्गत एक मतलब जो वाणिज्य विभाग की स्थापना की गई मतलब अंतरिक्ष विभाग की स्थापना की गई है। ठीक है, तो ये तो हमारा गलत हो गया स्टेटमेंट। और फर्स्ट वाला जो कहा गया है कि तो ये भी हमारा गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि ये अंतरिक्ष विभाग का गठन किया गया है सरकार के अंतर्गत, जो पूर्ण मतलब पूर्ण सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी है। ठीक है, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत हैं हमारे, तो डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। इसमें कहा गया है कि सभी परिवारों को व्यक्तिगत प्रयोज्य आय ज्ञात करने के लिए
राष्ट्रीय आय में से निम्नलिखित में से किनको घटाया जाना चाहिए। ठीक है, तो जो प्रायोज्य आय मतलब जो डिस्पोजल मतलब एक व्यक्तिगत डिस्पोजल इनकम की बात की जा रही है, तो इसमें देखो क्या है कि जो ये व्यक्तिगत डिस्पोजल इनकम होती है कि जितना उसके पास बचत रह जाती है, जितना वो प्रोडक्शन करता है उसके बाद जितना उसके पास बचता है टोटल, ठीक है, जो टैक्सेस वैक्सेस काट के, तो उसी को बोलते हैं कि व्यक्तिगत प्रयोज्य इनकम। ठीक है, तो उसमें देखो परिवारों द्वारा किया गया शुद्ध ब्याज भुगतान, निगम कर, फर्मों द्वारा अर्जित लाभ का अवतरित भाग और व्यक्तिगत कर और कर भुगतान, तो ये इसमें सारे के सारे शामिल किए जाते हैं। जब एक नॉर्मल इंसान की व्यक्तिगत इनकम में से ये सब संसाधन घटा दिए जाते हैं तो वो टोटल व्यक्तिगत प्रयोज्य इनकम निकल कर आती है। ठीक है, तो हमारा डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट है 21 क्वेश्चन नंबर, इसमें कहा गया है कि व्यवहार्यता अंतरण वित्त पोषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि यह आर्थिक रूप से उचित लेकिन कम वित्तीय व्यवहार्यता वाली अवसंरचना परियोजनाओं की सहायता है तो वित्तीय अनुदान है। ठीक है, सेकेंड है कि वित्त पोषण की अधिकतम सीमा कुल परियोजना लागत की अधिकतम 50% होती है। तो देखो ये जो व्यवहार्य अंतरण वित्त पोषण की जो बात की जा रही है, इसमें जो परियोजनाएं होती हैं जो आपको देखने को मिलती हैं, जो इन परियोजनाओं का अगर हम बात करें जो पीपी मॉडल वाली होती हैं, मतलब प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की परियोजनाएं जो होती उसमें ये छूट दी जाती है और ये अधिकतम 20% होती है, ना कि 50%। ठीक है, तो 20% ये देखने को मिलती है। तो ये हमारा सेकेंड स्टेटमेंट गलत हो गया, लेकिन फर्स्ट ये सही है क्योंकि ये आर्थिक रूप से उचित लेकिन कम वित्तीय व्यवहार्यता वाली कम अवसंरचना परियोजनाओं की सहायता है तो प्रदान वित्तीय अनुदान होता है। तो हमारा फर्स्ट वाला स्टेटमेंट ये सही हो गया इसका। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यह देश के 700 मेगावाट की प्रथम इकाई वाली स्वदेशी रूप से विकसित दाबित भारी जल रिएक्टर का सबसे बड़ा संस्करण है। यह गुजरात राज्य में स्थित है। हाल ही में परमाणु ऊर्जा परियोजना की इस इकाई ने अपनी प्रथम क्रांतिकता प्राप्त की है। तो जो उपयुक्त गद्यांश में किस परमाणु संयंत्र के बारे में बात की जा रही है? तो फर्स्ट है कि नरौरा, बी है कि तारापुर और काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र और डी है कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। तो देखो ये सी ऑप्शन सही है। जो काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ये अभी गुजरात में स्वदेश निर्मित ये पहला है, मतलब एक रिएक्टर स्थापित किया गया है। इसकी यूनिट थर्ड, ठीक है, मतलब पहली यूनिट है और इसको काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र थर्ड बोला गया है। ठीक है, तो ये स्वदेश निर्मित है, सबसे बड़ी है तो देश की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमारा सी वाला स्टेटमेंट इसका सही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 20 क्वेश्चन नंबर, इसमें कहा गया कि सभी परिवारों की व्यक्तिगत प्रयोज्य आय के, अच्छा ये तो हमने डिस्कस कर लिया ना हम लोगों ने, हाँ ये तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर, हाँ 23 ये भी हो गया है। 23 क्वेश्चन नंबर, इसमें कहा गया है कि इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन यानी IBEF के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि यह विदेशी बाजारों में मेक इन इंडिया लेबल के संबंध में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए एक निवेश प्रोत्साहन एजेंसी है। ठीक है, सेकेंड है कि IBEF पूर्णतः केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित, स्वामित्वाधीन और नियंत्रित है। ठीक है, तो इसके बारे में बात की जा रही है। तो ये मतलब ये इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन है, ये किस लिए काम करती है? ठीक है, तो देखो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है क्योंकि ये मतलब पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है जो भारत की है, केंद्र की। ठीक है, और ये मतलब मेक इन इंडिया लेबल जो है उसको, ठीक है, इंडिया ब्रांड के रूप में ये मतलब काम करती है और ये एक ट्रस्ट की तरह काम करती है। इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन ट्रस्ट है, इसकी स्थापना 1996 में की गई थी। ठीक है, तो हमारे दोनों स्टेटमेंट सही है, तो सी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा 24, इसमें कहा गया है कि भारत में बागवानी क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि भारत विश्व में फलों और सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ठीक है, सेकेंड है कि बागवानी फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के तहत कवर नहीं किया गया है। तो सेकेंड स्टेटमेंट सही है क्योंकि इसमें जो खाद्यान्न वाली फसलें होती है, एग्रीकल्चर क्रॉप्स होती हैं, उनको इंक्लूड किया गया है, ना कि हॉर्टिकल्चर वाली और सब्जी वाली फसलों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। तो ये तो स्टेटमेंट हमारा सही है। और ये जो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है ये गलत है क्योंकि जो इंडिया देखने को मिलेगा तो ये सेकेंड प्रोड्यूसर है टोटल, मतलब
फल और सब्जियों के उत्पादन में सेकंड है, ठीक है। लेकिन फर्स्ट की बात करें तो ये चाइना है। लेकिन हाँ, अगर इस बात में बात की जाए कि कुछ जो फलों में ये मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन करता है, मतलब सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है, जैसे कि आम हो गया, काजू हो गया, नारियल हो गया, केला हो गया, इनमें ये मतलब पहला प्रोड्यूसर है। तो हमारा स्टेटमेंट इसका सेकेंड वाला सही हो गया, बी ऑप्शन, ठीक है। फर्स्ट गलत है हमारा। नेक्स्ट है हमारा कि यदि देश ए में देश बी की तुलना में मुद्रास्फीति की दर अधिक है और दोनों देशों के बीच विनिमय दर स्थिर है, तो यह मानते हुए कि दोनों देशों में मदों की प्रारंभिक कीमतें समान हैं, दोनों देशों के मध्य व्यापार संतुलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति उत्पन्न होने की संभावना है। तो देखो, अगर इसमें बात की जाए तो ए ऑप्शन है हमारा, ए से बी की तुलना में देश ए की वस्तुएं निर्यात करना अनुकूल होगा, ठीक है। बी है कि देश बी से ए में होने वाले निर्यात में वृद्धि होगी, और सी है कि देश ए के लिए अधिशेष व्यापार संतुलन उत्पन्न होगा, और डी है कि ए और सी दोनों सही हैं। तो इसमें देखो, इसकी अगर ऑप्शन की बात करें तो इसमें बी सही है, क्योंकि जो देश बी है और देश ए से होने वाले निर्यात में वृद्धि होगी। क्योंकि कारण क्या है, देखो इन्फ्लेशन कहाँ ज़्यादा है, ए में, ठीक है। जब इन्फ्लेशन यहाँ ज़्यादा है और बी में इन्फ्लेशन कम है, तो अगर किसी, जैसे मान लो एक चिप्स का पैकेट आपको खरीदना है, तो जहाँ इन्फ्लेशन कम होगा तो एक चिप्स का पैकेट बी देश में जो है 10 रुपये का मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ खरीदोगे तो यही 15 रुपये का मिलेगा एक चिप्स का पैकेट। तो लोग क्या करेंगे, यहाँ मतलब अगर यहाँ बेचेंगे चीज़ों को, ठीक है, अपनी वस्तुओं को यहाँ बेचेंगे तो उनको 10 रुपये के बदले 15 रुपये मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ मतलब इम्पोर्ट बढ़ेगा, मतलब निर्यात यहाँ बी से ए में निर्यात बढ़ेगा, ठीक है। इसका ये लॉजिक होता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। इसमें कहा गया है कि वाणिज्यिक पत्र के संदर्भ में मतलब कॉमर्शियल सर्टिफिकेट जो होता है उसके बारे में बात की जा रही है। तो फर्स्ट है कि वाणिज्यिक पत्र पूंजी बाजार के उपकरण है। सेकंड है कि इन्हें केवल निगम द्वारा जारी किया जा सकता है। तो ये गलत है, ये केवल निगम द्वारा जारी नहीं होते हैं ये। लेकिन फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट कहा गया है तो उसमें अगर फर्स्ट वाले स्टेटमेंट की बात करें तो ये भी हमारा स्टेटमेंट इसमें गलत है, क्योंकि पूंजी बाजार का ये उपकरण नहीं है, ये मनी मार्केट का उपकरण देखने को मिलता है, ना कि पूंजी बाजार का, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। और ये जारी किसके द्वारा किया जाता है, तो केवल निगम नहीं जारी करते हैं, इसमें आपको कारपोरेट कंपनी देखने को मिलती है, प्राथमिक डीलर भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। और जो वित्तीय संस्थान वो तो शामिल होते ही हैं इसमें। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट ये गलत हैं, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा 27 नंबर। इसमें कहा गया कि भारत में विनिमय दर प्रणाली के प्रबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि स्वतंत्रता के बाद भारतीय रुपये का मूल्य ब्रिटेन के साथ अपने ऐतिहासिक संबंधों के कारण पाउंड स्टर्लिंग से संबंधित था, ठीक है, संबंध था। और सेकेंड स्टेटमेंट है कि वर्तमान में भारत में डर्टी फ्लोटिंग विनिमय दर प्रणाली का अनुपालन किया जाता है। तो देखो, फर्स्ट वाला स्टेटमेंट ये गलत हो जाता है, इसमें ये ऐसा कोई इसका मतलब ब्रिटेन से संबंधित नहीं था, पाउंड से हमारा भारतीय रुपया, ठीक है। लेकिन सेकेंड वाला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि इंडिया में जो एक्सचेंज रेट चलती है वो डर्टिंग फ्लोटी एक्सचेंज मतलब डर्टी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के आधार पर ये काम करता है। डर्टी फ्लोटिंग का मतलब होता है जैसे नियंत्रित, इसे आरबीआई नियंत्रित करती। अगर ज़्यादा इन्फ्लेशन मतलब पैसे की मतलब लिक्विडिटी मार्केट में ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसको नियंत्रित करता है, ठीक है, रेटों को बढ़ा के। और अगर कम होती है तो रेट जो दरें होती हैं उनको कम करके इसको बढ़ाता है, ठीक है। तो ये अपना मैनेज करते हुए चलता है, लेकिन एक समय तक ये मतलब फ्लोट करता है, जब तक ये नॉर्मल स्थिति बनी रहती है तब तक ये फ्लोट करता रहता है, ठीक है। तो इसीलिए इसे डर्टी फ्लोटिंग के नाम से जाना जाता है। अदर जो कंट्री हैं वहाँ आपको ओपन फ्लोटिंग देखने को मिलेगा, मतलब फ्री फ्लोटिंग वाला सिस्टम देखने को मिलता है। नेक्स्ट है 28। तो इसमें 28 में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद की गणना प्रचलित कीमतों के आधार पर की जाती है, जबकि वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की गणना स्थिर समुच्चय के आधार पर की जाती है, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट है कि किसी देश का मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद सदैव उसके वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद से अधिक होता है। तो ये गलत है, क्योंकि अगर देखो जैसे मौद्रिक, ठीक है, मानते हैं कि मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद ज़्यादा है, लेकिन अगर ये इन्फ्लेशन होगा इस समय तो ये मतलब सकल घरेलू उत्पाद देखने को मिलेगा ज़्यादा है। और अगर मंदी का स्थिति होगा तो ये मतलब
इनकी मतलब उल्टा सिचुएशन हो सकती है इसकी। तो इसमें मतलब दोनों सिचुएशन हो सकती हैं, इसमें ये नहीं कह सकते कि केवल यही चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये गलत हो गया स्टेटमेंट। फर्स्ट वाला हमारा स्टेटमेंट की जो बात की जा रही है ये हमारा सही है, ठीक है, क्योंकि इसमें मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद की गणना प्रचलित कीमतों के आधार पर की जाती है, मतलब करंट प्राइस पे की जाती है। लेकिन जो जो आपको वास्तविक यानी रियल जीडीपी की बात की जाती है वो मतलब जो आधार समुच्चय आधार पर की जाती है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है, सेकेंड वाला गलत हो गया। नेक्स्ट है हमारा 29। इसमें कहा गया है कि सकल घरेलू उत्पाद में निम्नलिखित में से किसके समायोजन से सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त किया जाता है। तो फर्स्ट है कि शुद्ध प्रत्यक्ष करों द्वारा, बी है कि हमारा मूल्यह्रास, सी है मुद्रास्फीति दर से, और डी है कि विदेश से आय निवल कारक आय से, ठीक है। तो हमारा देखो ये डी वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि ये विदेश से निवल आय जो होती उसी के बारे में बात की जा रही है, उसी से हमको इसकी प्राप्ति होती है। जैसे मतलब ये बात की जा रही है, जैसे जो ये आपको देखने को मिलेगा जैसे जीएनपी होता है, ठीक है। क्या करते हैं कि हम जीएनपी जो जीएनपी की बात की जा रही है, तो जीएनपी बराबर क्या होता है कि जो जीडीपी होता है, ठीक है, जीडीपी माइनस जो होता आउटफ्लो प्लस इनफ्लो, मतलब जितना हम इंडिया में प्रोड्यूस करते हैं उसको जो है घटा देते हैं जो विदेशी कंपनियां जो प्रोड्यूस करती हैं इंडिया में, लेकिन जो इंडिया की कंपनियां या इंडिया का कोई व्यक्ति वहाँ काम कर रहा है विदेशों में तो उसको जोड़ देते हैं, ठीक है। उसी से हमको जीएनपी प्राप्त हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। हाँ 30, इसमें कहा गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि भारत का संविधान अधिदेश करता है कि बजट राजस्व खाते पर भारित व्यय को अन्य व्यय से पृथक करना चाहिए, ठीक है। और सेकेंड है कि केंद्र और राज्य दोनों ही भारत की संचित निधि की प्रतिभूति पर बाह्य ऋण ले सकते हैं। तो ये गलत है, क्योंकि राज्य का अलग अपना संचित निधि होता है, तो ये केंद्र सरकार अपने संचित निधि पर भारत की संचित निधि पर ऋण ले सकते हैं, ठीक है। तो ये गलत हो गया। और फर्स्ट वाला स्टेटमेंट की बात करें तो ये सही है, क्योंकि जो फाइनेंशियल एनुअल जो आपको देखने को मिलता है स्टेटमेंट, ठीक है, मतलब वित्तीय वार्षिक वित्तीय वर्ष का जो आर्टिकल 112 में प्रोविजन किया गया उसी के अंतर्गत इसको बताया गया है कि संविधान अधिदेश करता है कि बजट राजस्व खाते और भविष्य भारित व्यय को अन्य व्यय से पृथक करना चाहिए, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट वाला स्टेटमेंट इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा 31 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है कि मेडिसिन पेटेंट पूल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि यह संयुक्त राष्ट्र समर्पित सार्वजनिक स्वास्थ्य संगठन है, ठीक है, और यह निम्न और मध्यम आय वाले देशों के जीवन रक्षक दवाओं तक पहुंच का विस्तार करने और विकास सुविधाजनक बनाने के लिए कार्यरत है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि इसका काम ही यही होता है जो कोविड-19 के समय और मतलब जो भी ये दवाइयाँ होती हैं, जैसे एचआईवी की लिए दवाइयाँ होती हैं, या फिर आपको देखने को मिलेगा जो ये देखने को मिलती हैं जैसे कि तपेदिक के लिए दवाइयाँ हैं, तो ये इनकी जो जेनेरिक दवाइयाँ होती जेनेरिक, ठीक है, तो उनके बारे में बात की जा रही है कि इनको ये प्रोवाइड कराई जाती हैं ताकि इनको उन दवाओं तक पहुंच प्राप्त हो और ये भी देश अपना थोड़ा सा विकास कर पाएँ, अपने जो पेशेंट हैं उनको सही कर पाएँ, उनको दवाइयों के अभाव में उनकी मृत्यु ना हो, ठीक है। तो ये एक मतलब काम करता है, संयुक्त राष्ट्र संघ का समर्पित ये एक सार्वजनिक स्वास्थ्य संगठन है। तो हमारा सी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा 32। इसमें कहा गया कि कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी सीएसआर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि सीएसआर व्यय भारत में निगमित कंपनियों के साथ साथ भारत में अपना कार्यालय स्थापित करने वाली विदेशी कंपनियों पर भी लागू होता है, ठीक है। सेकेंड है कि भारत सीएसआर को निगमित संस्थाओं के सांविधिक दायित्व के रूप में स्थापित करने वाला प्रथम देश है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ये 2013 में कंपनी एक्ट के अंतर्गत लाया गया था और ये पहला देश है। तो हमारे दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि इसमें जो भी कोई विदेशी कंपनी है वो अगर अपना कार्यालय स्थापित करेगी तो उस पर भी ये लागू होगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ई कृषि बाजार यानी ई नेम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि यह मौजूदा कृषि उपज बाजार समिति मंडियों को एकीकृत करने के लिए एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक व्यापारिक पोर्टल है, ठीक है, और इसे एग्रीटेक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के माध्यम से केंद्रीय क्षेत्रक योजना के रूप में लागू किया जाता है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, कॉमन सी बात है, ये तो सभी को पता होगा।
और ये 585 मंडियाँ जो है स्थापित करने के लिए 2016 में ये योजना चलाई गई थी। ठीक है, और ये APMC मॉडल पर आधारित है। ठीक है, उसी के अंतर्गत ये लाई गई थी। तो हमारे दोनों स्टेटमेंट सही है, सी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा 34। इसमें कहा गया कि प्रायः सुर्खियों में रहने वाला मिसियस क्या है। तो मिसियस के बारे में बताना है। फर्स्ट है कि शौर्य वृक्ष है। सेकेंड है कि विश्व का प्रथम क्वांटम सक्षम उपग्रह है। सी है कि पृथ्वी के निकट क्षुद्र ग्रह है। और चीन का मानवयुक्त चंद्रयान है, चंद्र अभियान है। तो ये देखो बी ऑप्शन सही है, ये प्रथम विश्व का क्वांटम सक्षम उपग्रह है। ठीक है, और इसे चीन ने 2016 में स्थापित किया था। और ये अभी देखने को मिला है, ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि इसीलिए ये पूछा गया है क्योंकि न्यूज़ में था कि ये जो 16,000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित 2 ग्राउंड स्टेशनों के बीच संचार स्थापित किया है इसने, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये न्यूज़ में था। नेक्स्ट है 35। इसमें कहा गया कि श्रम बल पर अनियतीकरण संदर्भित करती है। तो फर्स्ट है कि श्रम बल और औपचारिकरण से औपचारिक क्षेत्र में निरंतर अंतरण होने वाली स्थिति को। ठीक है, बी है कि नियमित वेतन भोगी रोजगार से अनियमित अनुबंध वाले पदों पर श्रम का अंतरण। ठीक है, और सी है कि वह प्रक्रियाएं जिनके माध्यम से कार्यबल महिलाओं का अनुपात पुरुषों के अनुपात से अधिक हो जाता है। और डी है कि स्वनियोजित व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि एवं श्रम बल का यूनियनाइजेशन। ठीक है, यूनियनाइजेशन। ठीक है, क्या करूँ यार, कभी कभी होता है कि ना ये टंग स्लिप हो जाती, होता नहीं वैसे है। कोई नहीं कोई नहीं यार, कोशिश करेंगे, आप लोग मदद करेंगे तो हम भी कर लेंगे। ठीक है, इसका डोंट माइंड, इसको अपना देख लेना कैसे करते हैं। वैसे तो यूनियनाइजेशन, हाँ यूनियनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट है इसमें सही है, कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो श्रम बल का जो अनियतीकरण होता है ये बी ऑप्शन से संबंधित होता है क्योंकि इसमें नियमित वेतनभोगी रोजगार से अनियति और अनुबंध वाले पदों का श्रम का अंतरण जो होता है देखा जाता है, उसी को बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 36। इसमें हाँ 36 में कहा गया है कि, और यार लाइक कर दिया करो यार, आप लोग लाइक नहीं करते, लाइक वाइक किया करो यार, शेयर कर दो। एक वीडियो एक बार तो शेयर कर ही दो कम से कम यार, अपने दोस्तों को, अपने एक कोई ग्रुप हो उसमें कर दीजिए। ठीक है, ताकि लोग देखें यार, ज़्यादा से ज़्यादा देखें, उसको उनको भी फ़ायदा मिले इन चीज़ों का। ठीक है, आप लोग जानते हैं आपको फ़ायदा मिला है तो इन लोगों को भी फ़ायदा मिलना चाहिए यार। आपके दोस्त हों, व्यवहारी हो, फ्रेंड हो, मित्र हों, रिश्तेदार हों या दुश्मन हो, उनको भी करो क्योंकि दुश्मनों से कंपटीशन करने में बहुत अच्छा लगता है, तो दुश्मनों को भी शेयर करो। हाँ, तो नेक्स्ट पे चलते हैं कि भारत में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो प्रत्यक्ष कर करापात कराघात एक ही व्यक्ति पर होता है। ठीक है, और अप्रत्यक्ष कर प्रकृति में प्रतिगामी होते हैं। और थर्ड स्टेटमेंट है कि आय कर एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर है जबकि निगम कर एक अप्रत्यक्ष कर है। तो ये गलत है, ये भी प्रत्यक्ष कर ही है भाई, डायरेक्ट टैक्स ही है ये कहाँ से होने लगा निगम कर, ये तो कंपनियों का जो लाभ होता है उसी पे लिया जाता है ना निगम कर, तो उसी के लिए होता है, तो ये भी प्रत्यक्ष ही है भाई। और जो ये अप्रत्यक्ष कर की ये प्रतिगामी होता है, तो अप्रत्यक्ष कर ये प्रतिगामी नहीं होता मेरे भाई, ये तो आपको देखने को मिलेगा, ये तो आपको प्रगतिशील होता है। ठीक है, नहीं 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 36 में ना ये हाँ मतलब ये वाला सही है स्टेटमेंट, ये प्रगतिशील होता है। मतलब जो डायरेक्ट टैक्स होता है, मतलब एक जैसे चिप्स का पैकेट खरीद रहे हो आप, और एक मैं खरीद रहा हूँ, एक अंबानी खरीद रहा है, तो सभी को जितना इनडायरेक्ट टैक्स होता है मतलब जीएसटी होगा, उसको सेम सभी को पे करना पड़ेगा। लेकिन इनकम पे जितना होता है, तो जितनी ज़्यादा इनकम होगी उस पर उतना ही ज़्यादा टैक्स लगेगा, तो उसे प्रगतिशील कहते हैं यानी प्रोग्रेसिव कहते हैं, और इसे रिग्रेसिव यानी प्रतिगामी कहते हैं। ठीक है, और प्रत्यक्ष कर करापात और कराघात एक ही प्रकार के व्यक्ति पे लगता है, वो तो सिंपल सी बात है, जो प्रत्यक्ष कर होता है एक ही पे लगता है। ठीक है, जिस पे लगता है उसी पे उसका भार पड़ता है। ठीक है, लेकिन अप्रत्यक्ष कर लगाया तो सर्विसेज मतलब गुड्स एंड सर्विसेज पे जाता है, लेकिन उसका भार पड़ता है उपभोक्ता पे। ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट इसमें सही है, और थर्ड हमारा गलत हो गया, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाता है इसका। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 37। इसमें डेरेटिव यानी व्युत्पन्न से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। तो डेरेटिव क्या होते हैं, तो डेरेटिव ऐसी प्रतिभूतियां हैं जो किसी अंतर्निहित संपत्ति या मापदंड से अपना मूल्य प्राप्त करती हैं। सेकेंड है कि भारत में डेरेटिव को
भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा दोनों में विकसित किया जाता है, मतलब दोनों द्वारा विनियमित यानी रेगुलेट किया जाता है। तो ये सेकेंड स्टेटमेंट सही है। और ये जो फर्स्ट वाली बात की जा रही है तो फर्स्ट में भी कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, ये भी सही है ना, क्योंकि डेरिवेटिव ऐसी प्रतिभूतियां होती हैं जो किसी अंतर्निहित संपत्ति या मापदंड से अपना मूल्य प्राप्त करती हैं। ठीक है, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं और आरबीआई सेबी इनको कंट्रोल करती है। ठीक है, तो हमारा सी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है 38, इसमें कहा गया है कि कारक लागत एवं निवल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना है तो बाजार मूल्य पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद में निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता है। ठीक है, तो इसके बारे में बात की जा रही है। तो देखो इसमें देखो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि अप्रत्यक्ष कर और सब्सिडी को शामिल करना। ठीक है, बी है कि प्रत्यक्ष कर और सब्सिडी को घटाना, सी है कि प्रत्यक्ष कर को शामिल करना और सब्सिडी को घटाना, डी है कि अप्रत्यक्ष कर को घटाना और सब्सिडी को शामिल करना। ठीक है, तो ये देखो डी ऑप्शन सही है। जो अप्रत्यक्ष कर होते हैं मतलब इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं उनको घटा देते हैं आपको और सब्सिडी को शामिल कर लेते हैं। तो ये मूल्य जो मार्केट प्राइस होता है उससे आपको नेट जीडीपी मतलब नेट एनएनपी मतलब एनएनपी होता है। ये एक तो हिंदी इंग्लिश में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है ज़्यादा है इकोनॉमी में। तो इसमें देखो एनएनपी मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट की बात की जा रही है और निवल मतलब ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट से अगर हम घटा देंगे, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट से हम इनडायरेक्ट टैक्स को घटा देते हैं। ठीक है, और सब्सिडी जो होती है उसको प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमको प्राप्त हो जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है हमारा 39, इसमें कहा गया है कि जब सरकार वर्तमान में ऋण लेकर व्यय में वृद्धि करती है, जिस ऋण का भुगतान भविष्य में करों द्वारा किया जाएगा तो अर्थव्यवस्था में इसका वैसा ही प्रभाव होगा जैसा वर्तमान में कर वृद्धि में वित्त व्यवस्था करके सरकारी व्यय में वृद्धि करने से होता है। प्रभावी रूप से कराधान और ऋण सरकार के व्यय के वित्त पोषण के समतुल्य होता है। तो जो परिच्छेद में कहा गया है ऊपर वाले, इसमें क्या मतलब किसके बारे में बात की जा रही है। तो देखो फर्स्ट ये ऑप्शन है कि पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट है और कुजनेट्स इन्वर्टेड यानी यू हाइपोथेसिस है, सोलो ग्रोथ मॉडल है और रिकॉर्डियन इक्विवेलेंस है। ठीक है, तो ये डी ऑप्शन के बारे में बात कर रहा है। जो रिकॉर्डियन इक्विवेलेंस है, रिकॉर्डियन फार्मूला है, उसी के अंतर्गत ये काम किया जा रहा है। क्योंकि जो बातें की जा रही वर्तमान में ऋण लेकर व्यय में वृद्धि करती है सरकार। ठीक है, और उसके बाद भविष्य में करों द्वारा किया जाएगा तो अर्थव्यवस्था पर वैसा ही प्रभाव होगा जैसा वर्तमान में वृद्धि में वित्त व्यवस्था करके वर्तमान में कर वृद्धि में वित्त व्यवस्था करके व्यय में वृद्धि करने से। तो दोनों का एक ही परिणाम है, लेकिन ये प्रोग्रेसिव होता है, ये रिग्रेसिव देखने को मिलेगा। क्योंकि इसमें लोग जो उपभोक्ता हैं या निवेशक है इन्वेस्टर उनको मतलब लाभ मिलेगा। ठीक है, कि उनको मतलब कर में छूट मिल रही है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करेंगे। तो उससे वो आपको अब देखने को मिलेगा कि बाद में उसका रेवेन्यू हमको टैक्स के फॉर्म में मिल जाएगा। लेकिन अभी टैक्स बढ़ा देंगे तो उससे कम और ज़्यादा होने की चांसेस हो सकते हैं। कुछ देर के लिए बढ़ेंगे लेकिन उसके बाद घट जाएगा। नेक्स्ट है 40 क्वेश्चन नंबर, इसमें कहा गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि विश्व व्यापार संगठन द्वारा प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौते को प्रतिस्थापित किया गया था। ठीक है, सेकेंड है कि प्रशुल्क व्यापार पर सामान्य समझौता मुख्य रूप से वस्तुओं के व्यापार से संबंधित है, जबकि विश्व व्यापार संगठन यानी WTO और इसके समझौतों के अंतर्गत वस्तुओं के व्यापार और बौद्धिक संपदा भी शामिल है। तो ये देखो दोनों स्टेटमेंट जो इसमें कहा जा रहा है, ठीक है, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं कि मतलब बिल्कुल सिंपल देखने को मिल रहे हैं। तो दोनों ये सही हैं यार, ये तो दोनों फार्मूले लागू किए जाते हैं ना। WTO के अंतर्गत ये क्लॉज जोड़े गए हैं जिससे हम अपने जो संरक्षण जो व्यापार की नीति को संरक्षित कर सकते हैं, व्यापार को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बशर्ते उसके लिए कुछ शर्तें होती हैं। ठीक है, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो गया इसका। नेक्स्ट है 41, इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से हाइड्रोकार्बन अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति यानी हेल्प की विशेषताएं हैं, तो कौन सी हैं, तो उसके बारे में बताना है। जो ये नई आई है, पहले नेल्प हुआ करती थी, इसके बाद अब ये हेल्प आई है। ठीक है, तो उसी के बारे में। तो प्रत्येक प्रकार के हाइड्रोकार्बन के लिए पृथक लाइसेंस का प्रावधान है और लागत की जो वसूली के बाद सरकार और अनुबंध के मध्य लाभ सहभाजन और वर्ष भर अन्वेषण ब्लॉक का चयन करने की स्वतंत्रता। तो देखो थर्ड वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जो है
ब्लॉक का चयन के लिए और वितरण के लिए ये स्वतंत्रता होती है, ठीक है। लेकिन जो फर्स्ट में कहा गया है तो ये गलत है, क्योंकि जो इसका प्रावधान होता है लाइसेंसिंग का वो सभी का समान होता है, लेकिन जो हाइड्रोकार्बन है उनके जो पृथक हाइड्रोकार्बन है उनके लिए पृथक पृथक हाइड्रोकार्बन के लिए एक समान लाइसेंसिंग नीति का प्रावधान किया गया है। तो ये गलत हो गया स्टेटमेंट। सेकेंड वाला भी हमारा गलत है, क्योंकि जो ये लागत से कोई सरकार का सरोकार नहीं है। सरकार जो है उसको जो आप प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, ठीक है, उसी के संबंध में उसकी नीलामी होगी और उसका आधा आधा मतलब डिवीजन होगा सरकार और इसके सहभाजन होगा सरकार और इसके अंतर्गत मतलब कंपनी के अंतर्गत। तो ये हमारा दोनों स्टेटमेंट गलत है। थर्ड वाला सही है, तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 42। इसमें कहा गया कि बजटीय घाटे के संदर्भ में प्राथमिक घाटे से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि प्राथमिक घाटा ब्याज अदायगी के पश्चात उपयोग हेतु उपलब्ध कुल सरकारी मतलब टोटल गवर्नमेंट ऋण है, ठीक है। सेकेंड है कि भारत में प्राथमिक घाटा सदैव राजकोषीय घाटे से सर्वाधिक होता है। तो ये तो सिंपल नहीं है मेरे भाई, क्योंकि राजकोषीय घाटा सबसे ज़्यादा होगा, उससे घटा देंगे तब जो है और ये प्राथमिक घाटा क्या होता है कि जो आपको देखने को मिलता है, जैसे हम टैक्सेस जो मतलब ऋण ले रखे हैं इंडिया ने, जैसे किसी देश से या किसी ऑर्गेनाइजेशन से ऋण ले रखे हैं, टोटल जो जितना ऋण ले रखा है उसने, उसका जो ब्याज भुगतान करते हैं उसको अगर हम घटा देंगे राजकोषीय घाटे से तो ये हमारा प्राथमिक घाटा निकल आएगा। तो हमारा ये गलत हो गया सेकेंड स्टेटमेंट, क्योंकि राजकोषीय घाटा सदैव ज़्यादा होगा, प्राथमिक घाटा सदैव कम होगा, ठीक है। तो ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है इसका। नेक्स्ट है हमारा 43। इसमें कहा गया कि इंडसेड 2020 पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि यह शिक्षा मंत्रालय की पहल है, और मैं बता दूं आपको आपके नॉलेज में ये शिक्षा मंत्रालय हो, पहले इसको ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंतर्गत मतलब के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसे शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, ठीक है। और यह सेकेंड है कि इसमें विदेशी छात्रों को छात्रवृत्ति और प्रवेश देने के लिए आयोजित की जाने वाली पहली परीक्षा है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है। ये विदेश मंत्रालय मतलब विदेशों में छात्रवृत्ति और प्रवेश के लिए आयोजित की जा रही है और शिक्षा मंत्रालय की ये पहल है, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, सी वाला ऑप्शन सही हो गया। और ये देखने को मिला था जुलाई में, ये आपको देखने को मिला था प्रोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट है 44। इसमें कहा गया है कि सम समष्टि अर्थव्यवस्था के संदर्भ में अंतरण अदायगी संदर्भित करता है। तो ए ऑप्शन की ऐसी प्राप्तियां जो वर्तमान या भविष्य में इनके बदले बिना किसी भुगतान की बाध्यता के प्रसार होता है। सेकेंड है कि घरेलू फर्मों के द्वारा विदेशों में परिचालित बहुराष्ट्रीय कंपनियों से प्राप्त वाणिज्यिक उधारियां हैं, ठीक है। और सी है कि सरकार द्वारा बहुपक्षीय संस्थानों से प्राप्त ऋण। और डी है आपका उपभोक्ताओं द्वारा डिजिटल वॉलेट के माध्यम से खुदरा विक्रेताओं को किए गए भुगतान से, ठीक है। तो अगर समष्टि अर्थव्यवस्था मतलब समष्टि अर्थशास्त्र की अगर हम बात करें, इसमें क्या क्या इंक्लूड किया जाता है, तो इसमें हम आपको बता दें कि इसमें जो ऐसी प्राप्तियां जो वर्तमान या भविष्य में इनके बदले में किसी भी भुगतान की बाध्यता प्राप्त नहीं होती, मतलब इसमें कोई भी बाध्यता नहीं होती और इसके बदले हमको कोई भी चीज़ें नहीं देनी पड़ती हैं, जैसे कि रिमिटेंस हो गया, ठीक है, और ग्रांटेड हो गई जो ग्रांट्स मिलती हैं हमको, ठीक है, उनके बारे में अनुदान मतलब अनुदान के बारे में बात की जा रही है, उसके लिए हमें कोई चीज़ की अदायगी नहीं करनी पड़ती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 45। हाँ, इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि विनिवेश है, सेकेंड व्यय कम करना, कर की दरें बढ़ाना और सब्सिडी को तर्कसंगत बनाना। तो उपयुक्त में से किन कार्रवाइयों को सरकार द्वारा अपना घाटा कम करने हेतु तो अपनाया जा सकता है। तो सिंपल सी बात है, विनिवेश करेंगे तो हमारा राजस्व पैसा आएगा सरकार के पास, तो राजस्व घाटा मतलब जो हमारा सरकार का घाटा है कम होगा, व्यय कम होगा तो उससे भी कम होगा, ब्याज की दरें कम होंगी, सब्सिडी जो तर्कसंगत बनाएंगे जिसको आवश्यकता है उसको ही दिया जाए, उसका जो जैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के अंतर्गत, तो उसका जो है भ्रष्टाचार उसमें नहीं होगा, उससे बढ़ेगा। सरकारी तंत्र कम करना, मंत्रालय छोटे करना, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में ये बताया, इससे हमारा सरकारी घाटा कम होता है, ठीक है। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो गया, सभी इसमें सम्मिलित है। नेक्स्ट है चैंपियन सेवा क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि यह केंद्रित कार्य योजना के कार्यान्वयन के माध्यम से भारत के सेवा क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने हेतु एक प्रयास है। ऐसे क्षेत्रों की पहचान का अधिकार राज्यों को प्रदान किया गया है, ठीक है। तो ये गलत है, ये राज्यों को क्यों प्रदान किया जाएगा भाई, ये तो आपको देखने को मिलेगा
ये वाणिज्य मंत्रालय जो नहीं है, वाणिज्य मंत्रालय को ये स्वीकृति देने की मतलब स्वीकृति दी गई है कि वो चैंपियन सेवा की मतलब पहचान करे, और ये मतलब 12 क्षेत्र आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, 12 क्षेत्र को में ये काम करेगा उसके। और ये केंद्रित कार्य योजना के कार्यान्वयन के माध्यम से भारत के सेवा क्षेत्रकों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने हेतु प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट इसका सही है। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट है हमारा 47। इसमें कहा गया है कि वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी के संदर्भ में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। तो इसमें फर्स्ट है कि जीएसटी अनिवार्य रूप से प्रत्येक चरण में केवल मूल्य वर्धन पर आरोपित होता है। ठीक है, सेकेंड है कि यह गंतव्य आधारित होता है, मतलब ओरिजिन, जहां इसका ओरिजिन होता है। ठीक है, और थर्ड है कि वस्तु एवं सेवा कर यानी एसजीएसटी केवल तभी लागू होगा जब क्रेता और विक्रेता दोनों एक ही राज्य के भीतर अवस्थित होंगे। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, सिंपल सी बात है। अगर क्रेता और विक्रेता दोनों उसी राज्य में स्थित हैं तो मतलब वो एसजीएसटी लगेगा। आईजीएसटी अगर इंटर राज्य है, मतलब इंट्रा राज्य है, एक राज्य से दूसरे राज्य में। और सेंट्रल जीएसटी एसजीएसटी वो सेंट्रल को मिलता है, मतलब उसका पार्ट जो होता है। ठीक है, तो ये हमारे तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। ए वाला स्टेटमेंट सही हो गया। जीएसटी कब लागू किया गया था? 2017 में जीएसटी काउंसिल बनाई गई थी। उसके संबंध में आपको पूरी जानकारी लेना है, क्योंकि जीएसटी का अभी कलेक्शन बढ़ा है, पहले कम हुआ था अभी बढ़ा है, तो लगातार चर्चा में है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, जीएसटी को रिवाइज करना है पूरा। उसमें काउंसिल में कौन कौन मेंबर होते हैं, क्या होता है, कब इसको इंक्लूड किया गया है, इसके लिए जो संविधान संशोधन कौन सा किया गया है, कौन सा एक्ट लाया गया है। ठीक है, तो इन संबंधों में आपको पूरी जानकारी देनी है इस कमेंट बॉक्स में आज। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन ये बार बार हो चुका है, बहुत ज़्यादा रिपीटेड होता है, तो आपको ऐसा क्वेश्चन तो आना ही चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 48। इसमें कहा गया है कि यह एक प्रकार का सार्वजनिक निजी सहभागिता, मतलब सार्वजनिक निजी सहभागिता यानी पीपी मॉडल, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के संबंध में मॉडल, जिसमें सरकार एक निश्चित अवधि तक निश्चित राशि का भुगतान करती है और फिर शेष अवधि में परिवर्तनीय राशि का भुगतान करती है, और शेष भुगतान सृजित संपत्तियों और विकासात विकासकर्ता के प्रदर्शन के आधार पर किया जाता है। वित्तीय जोखिम निजी अभिकर्ता और सरकार दोनों द्वारा साझा किया जाता है। तो ये उपयुक्त परिच्छेद में किस मॉडल के बारे में बात की जा रही है, कौन सा पीपीपी मॉडल है? ठीक है, तो हाइब्रिड एन्युटी मॉडल है। ठीक है, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन मॉडल है, और बिल्ड ऑपरेशन ट्रांसफ़र है, और नेक्स्ट है हमारा की ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस मॉडल है। ठीक है, तो देखो इसका ए वाला ऑप्शन ये सही है, क्योंकि जो हाइब्रिड एन्युटी मॉडल है इसमें जो निजी पार्टनरशिप होते हैं, मतलब निजी जो निवेशक होते हैं उसमें बहुत कम निवेश करते हैं। इसमें जो सरकार का भाग होता है वो 40% होता है, 40 और 60 जो है निजी निवेशक करता है। ठीक है, और ये ऐसी जगह किया जाता है जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जहाँ मतलब जैसे रोड का कंस्ट्रक्शन करना है या पुल का कंस्ट्रक्शन करना है, तो वहाँ से जो आवागमन कम होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता, तो वहाँ टोल कलेक्शन कम होता है, टोल टैक्स कलेक्शन कम होता है। उसी के संबंध में ये सरकार उनको प्रोत्साहित करने के लिए ये मॉडल बनाया गया है, जो इसमें हाइब्रिड होता है, जिसमें सरकार और इनका दोनों का मतलब होता है, और सरकार बाद में इन्हें मतलब पैसे दे के और इनको रफा दफा करती है और कहती है ये अब हमारा हो गया, अब जाओ तुम निकल लो बेटा, है बहुत देर हो गई थी तुमको। तो ये संबंध में नेक्स्ट है हमारा 49। इसमें कहा गया कि भारत में खाद्यान्न प्रबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कार्य राज्य सरकार द्वारा किया जाता है? ठीक है, तो कौन सा है जो राज्य सरकार द्वारा किया जाता है? तो फर्स्ट है कि उचित मूल्य की दुकानों की स्थापना, सेकंड है कि पात्र लाभार्थियों को राशन कार्ड जारी करना, ठीक है, खाद्यान्नों को न्यूनतम समर्थन मूल्य निश्चित करना। ठीक है, तो देखो उचित मूल्यों की दुकानों की स्थापना, लाभार्थियों के राशन कार्ड देना, ठीक है, और उसका वितरण करना, ये काम जो है राज्य सरकार का होता है। लेकिन जो न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है ये भैया सेंटर का काम होता है। ठीक है, सेंटर इसको करती है, और सीपी जो आयोग होता है, ठीक है, मतलब कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, उसकी सिफारिश के आधार पर एमएसपी जारी किया जाता है। और एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट स्टेटमेंट में पूछ लेते हैं बहुत जल्दी, तो उसका होता है कि ये जो न्यू एमएसपी होता है ये कब मतलब फसल की बुआई से पहले इसको अनाउंस किया जाता है या बाद में किया जाता है? तो जी हाँ, ये फसल की बुआई के पहले इसका अनाउंस कर दिया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें हमारा एक और दो स्टेटमेंट सही हो गया। ठीक है, ए ऑप्शन।
नेक्स्ट है 50 क्वेश्चन नंबर, आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय रिजर्व बैंक का दायित्व माना जाता है। दायित्व मतलब लाइबिलिटी, इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है। जो दायित्व होता है मतलब जो भार होता है, इस पर रिजर्व बैंक का लाइबिलिटीज की बात की जा रही है, ठीक है। तो इसमें ए ऑप्शन है स्वर्ण भंडार, बी है जनता द्वारा धारित मुद्रा नोट और वाणिज्यिक बैंकों को ऋण और सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश, ठीक है। तो देखो इसमें जनता द्वारा जो धारित नोट होता है ये तो लाइबिलिटी देखने को मिलता है इंडिया का, ठीक है, आरबीआई का। तो हमारा बी ऑप्शन तो सही हो गया। अब स्वर्ण भंडार है, वाणिज्यिक बैंकों के ऋण है, सरकारी प्रतिभूतियां हैं, ये इनका जो है एसेट होती है आरबीआई की मेरे भाई, ये एसेट होती है आरबीआई की, ठीक है। तो ये एसेट है और ये तो आपको, और जो करेंसी जितनी भी होती है, जो करेंसी रिजर्व होता है, ये सब आपको देखने को मिलेगा, ये भारतीय रिजर्व बैंक पर लाइबिलिटीज होती हैं। लेकिन जितने भी ऋण होते हैं जिसमें निवेश करता है ये सब इनकी एसेट होती है, ठीक है, आरबीआई की। तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, किस एक्ट के अंतर्गत हुई थी, इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया, ये क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। और कम से कम जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं, ठीक है, और किसी की तो मैं बात नहीं करता हूँ, रेगुलर जो हमारे 20 से 25 स्टूडेंट हैं जो बिल्कुल डेडिकेट हैं, उनके लिए ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोगों को पूरा इसका आंसर देना है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। कल और भी फनी वे में हम इकोनॉमिक्स को सीखेंगे, ठीक है, अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये फनी वे मूड अगर अच्छा लग रहा हो तो बताना, अगर सीरियस मूड ही अच्छा लग रहा हो जैसे पढ़ते जा रहे हैं और कोई मजाक वजाक नहीं हो रहा है, तो अगर वैसा ही अच्छा लगे तो बताना, ठीक है। ये भी आप लोग बताइएगा। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा मेरा वीडियो, और लगा है तो ठोको 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 लाइक ठोको, ठीक है, और शेयर करो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।